दोस्तों, एक बार अगर आपने किसी काम को ठान लिया तो फिर उसको न करने का कोई कारण मत खोजिए। ये सोचिए कि उस काम को आपने सोचा क्यों था और उस काम को आप करना क्यों चाहते थे। बहुत सारे लोग जो परीक्षा निकट आने पर परीक्षा को ड्रॉप करने के बारे में सोचते हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि एग्ज़ाम को ड्रॉप करने से फ़ायदा है या फिर एग्ज़ाम दे देने से। जैसे कि अगर पेट की परीक्षा के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों के जो परीक्षा केंद्र हैं काफ़ी दूर बनाए गए हैं। तो कुछ लोग परीक्षा ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सिचुएशंस बहुत बुरी न बन रही हो, अगर आप परीक्षा दे सकते हो तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि पेट 2022 के आधार पर भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी में। और अगर पेट आप नहीं दे पाएंगे तो फिर यूपी ट्रिपल एससी की आगामी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, जिसमें लेखपाल भर्ती की परीक्षा है, लोअर पीसीएस की भी संभावना है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती हो सकती है। तो सभी परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये एक परीक्षा छोड़ी तो कई परीक्षाओं से आप आउट हो सकते हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि अगर कंडीशन बहुत विपरीत न हो तो परीक्षा को दीजिएगा ज़रूर। वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के बारे में एक सूचना यहाँ पर यह भी है कि एक परीक्षा केंद्र को बदला गया है। ठीक है, तो कौन सा परीक्षा केंद्र बदला गया है इसको आप देख सकते हैं। ये नोटिस आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को दो पालियों में होगी, ये तो आपको पता ही है। इसके लिए आवागमन के लिए भी अब रोडवेज़ की अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि प्रयागराज से ही 600 से अधिक बसें चलाई जा रही हैं और सभी रूट पर ये बसें चलेंगी। यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पेट 2022 के लिए बालिका विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, बालाकादर रोड, केसर बाग, लखनऊ, जो परीक्षा केंद्र कोड था 47,685, तो इसको बदल दिया गया है। और नया जो परीक्षा केंद्र होगा वो एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज ब्लॉक बी, सेक्टर 9, वृंदावन योजना आवास विकास कॉलोनी, लखनऊ कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुराना परीक्षा केंद्र है बालिका विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, अब उसको बदलकर एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज ब्लॉक बी कर दिया गया है। तो अच्छा, जितने भी लोग बालिका विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में जिनका सेंटर था, उनके लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो वो लोग अपना नया एडमिट कार्ड जारी कर लें, मतलब डाउनलोड कर लें, और ये एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज ब्लॉक बी उस पर छपा रहेगा। तो इसको ही लेकर वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और इसके अलावा देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो 2,72,285 अभ्यर्थियों के लिए 600 बसें चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेट की जो परीक्षा होनी है, तो परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को केंद्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर रोडवेज़ ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। प्रयागराज रीजन में 6 डिपो से 600 से अधिक बसों का संचालन होगा, मतलब आने के लिए भी और जाने के लिए भी। इसके अलावा जो अलग अलग डिपो हैं तो वहाँ से भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। तो बसों की कोई कमी न होने पाए इसका ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि संख्या बहुत अधिक रहेगी तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ तो रहेगी और निश्चित रूप से रहेगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपना माइंड मेकअप बना के चलना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त समय और कुछ समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो अपने साधन से भी जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो ऐसी कंडीशन में भी सड़कों पर जाम तो मिल सकता है, तो जिसमें अधिक समय उनका लगेगा। फिलहाल सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आपका जो परीक्षा केंद्र है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर के बीच में है, दूरी पर है, तो अपने लिए उचित साधन का चुनाव अभी से आप कर लें कि आप किस प्रकार से परीक्षा देने जाएंगे और उसके लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी भी आप अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दें ताकि एंड टाइम पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देखो, अतिरिक्त बसें ज़रूर चलेंगी और ट्रेनों में भी भीड़ खूब रहेगी। तो थोड़ी सी मतलब अपनी मानसिकता को बदलिए, सब कुछ आसान लगने लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है कि आरओ टाइपिंग परीक्षा आज से हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग एआरओ के लिए सिलेक्ट होते हैं तो एआरओ में टाइपिंग भी करवाई जाती है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग टेस्ट 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को करवाया जाएगा। 11, 12, 13 अक्टूबर को 3 पालियों में, सुबह 9 से 10:30, दोपहर 12 से 1:30 और अपराह्न 3 से 4:30 बजे।
और 14 अक्टूबर को केवल सुबह की मीटिंग में ही टाइपिंग टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। और जैसा कि आपने देखा था 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि 2016 के जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी थे टीजीटी के लिए, तो वो लोग मांग कर रहे थे कि बहुत जल्द ही उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट करवा दी जाए। तो उसी के आधार पर यहाँ पर टीजीटी 2021 के जो एस्पिरेंट हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी करके उनकी भी काउंसलिंग शीघ्र से शीघ्र करवा दी जाए। तो खबर है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया है और सचिव को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर जिस प्रकार से टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है, उसी प्रकार टीजीटी 2021 की भी काउंसलिंग कराई जाए। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पदस्थापन कराया गया है, जिसमें कुछ विसंगतियां हैं। तो हाई कोर्ट ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन का अधिकार चयन बोर्ड को दे दिया है। और एमए हिंदी में दाखिले के लिए कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में प्रवेश के लिए। तो एमएस खन्ना महिला कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और आर्य कन्या कॉलेज में दाखिले आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और वहीं पर आश्रम पद्धति विद्यालयों में करोड़ों के घोटाले की जांच भी शुरू हो चुकी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर है कि समाज कल्याण में एक और घोटाला सामने आया है। इस बार आश्रम पद्धति विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 21-22 के दौरान अनुदान संख्या 80 और 83 के लिए जारी धनराशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मामले में आश्रम पद्धति विद्यालयों की ओर से सहयोग न करने और घोटाले में करोड़ों की धनराशि की हेरफेर की आशंका के मद्देनजर शासन ने इसकी जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी गठित कर दिया है। एसआईटी सोमवार की शाम प्रयागराज आ गई है और मंगलवार से अपनी जांच स्टार्ट करेगी। तो प्रयागराज में आश्रम पद्धति के शंकरगढ़, कोरांव, करछना, कौड़ियार में 4 विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में 3 वित्तीय वर्षों में अनुदान संख्या 80 और 83 के तहत शासन से धनराशि अवमुक्त की गई थी। धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत हुई तो समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ने इस पर 29 अप्रैल को एक जांच कमेटी बैठाई थी। तो इसमें भी तमाम अनियमितताएं निकल के सामने आ रही हैं। मतलब ये कि कुछ संस्थाओं को बार बार पैसा दिया गया और 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का भुगतान एक ही मद में कई बार किया गया। तो मतलब और कई बच्चों को मतलब बार बार ड्रेस देने की बात यहाँ पर कही गई। तो कई चीज़ें हैं। कौड़ियार के विद्यालय में मोबाइल भी खरीदा गया, मिट्टी की भराई में खर्च किए गए 2,81,000 रुपये। तो आश्रम पद्धति विद्यालयों में करोड़ों के घोटाले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आपसी सहमति से निर्णय का आदेश, 5 वर्ष से कम सेवा में भी हो सकता है तबादला। तो यहाँ पर देखो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो रही है कि अगर 2 एस्पिरेंट हैं, 2 अभ्यर्थी हैं। एक्चुअली बात यहाँ पर हो रही है प्राइमरी टीचर के बारे में कि प्राइमरी टीचर हैं, 2 लोग हैं और दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। दोनों एक दूसरे के स्थान पर काम करना चाहते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन जो 5 साल तक तबादला न करने की बात सामने आई थी, तो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने यह कहा है कि इस पर जो है सचिव स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि इस तबादले से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, तो इस पर सचिव खुद निर्णय ले सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कुलभूषण मिश्र और एक अन्य की याचिका पर दिया है। मूल रूप से प्रयागराज के निवासी याची की नियुक्ति कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक में सहायक अध्यापक पद पर है, जबकि दूसरे याची मूल रूप से फतेहपुर के हैं और उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में प्रयागराज के धुन्नूपुर ब्लॉक में है। उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर ट्रांसफ़र मांगा था और उनकी अपनी अपनी निजी परेशानियां हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर इस प्रकार के ट्रांसफ़र करने हो तो सचिव इस पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसे ट्रांसफ़र को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। टीजीटी 2021 प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग तिथि घोषित की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीजीटी 2021 में भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी 2016 के तर्ज पर उनकी भी काउंसलिंग करवाई जाए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी फ़िलहाल जो लोग CUET में शामिल हुए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिन लोगों ने ऑप्ट किया था, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद अक्टूबर में ही एडमिशन करवा लिए जाएंगे और नवंबर से क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी। इस बार भी काफ़ी देरी से
सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन परीक्षाएं जो हैं वो नियमित समय पर करवाई जाएंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह करके जल्द ही जो है सारा जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और जो लोग एमए हिंदी में प्रवेश चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबंधित या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो संबंधित कॉलेज हैं उसमें, तो वो लोग चेक कर लें। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। हिंदी के लिए भी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, मनोविज्ञान के लिए, बायोकेमिस्ट्री, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, गणित, सांख्यिकी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी। तो अगर इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसमें जाकर ये सारे पाठ्यक्रम, इसका कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया है और कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं। अभी देखो यूपी में जो मौसम है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो 2-3 दिन अभी और ये मौसम इसी प्रकार से बिगड़ा रहेगा। हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बने चक्रवाती दबाव के चलते उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन तक मौसम और ख़राब रहेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने सोमवार को बताया कि 11 और 12 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कहीं बारिश तो कहीं सामान्य बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वज्रपात की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कई सारे लोगों की जान भी इस वज्राघात में चली गई हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। इतिहास के 100 प्रश्नों की वीडियो आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।